नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। दरअसल भारत के नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में जब भी हिंसा होती है तो परामर्श के तौर पर लिखा जाता है कि हिंसा और अपराध के खतरों के कारण मणिपुर की यात्रा न करें। और उत्तर पूर्व के बाद जब आप उत्तर भारत के पंजाब में पहुंचते हैं तो वहां भी संगठित अपराध चरम पर है। तो पंजाब के पड़ोसी सेफेस्ट माने जाने वाले हरियाणा में भी अपराध को लेकर आयाम बदलते जा रहे हैं। यह वही लगभग 2% जनसंख्या वाला हरियाणा है जिसने पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे। इस बार ओलंपिक में अकेला हरियाणा राज्य 134 देशों से भी आगे था। यह वही हरियाणा है जहां से भारत को गौरवान्वित महसूस करवाने वाले नीरज चोपड़ा आते हैं। लेकिन आज इस हरियाणा में किसी नेता को जान से मारने की धमकियां मिल जाती हैं, किसी सेलिब्रिटी के घर के बाहर गोलियां चला दी जाती हैं। यह वही हरियाणा है जहां से भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई थी। लेकिन आज उसी हरियाणा में एक बेटी की मौत के बाद सीबीआई जांच की मांग के लिए लोगों को धरने पर बैठना पड़ता है। एक पिता को अपनी बेटी के लिए कहना पड़ता है कि मेरी बेटी आत्महत्या तो नहीं कर सकती। हरियाणा के भिवानी के गांव की लेडी टीचर की हत्या के 9 दिन बाद भी पुलिस यह नहीं पता लगा पाई कि यह हत्या है या आत्महत्या। और इस पूरे केस में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी लोगों द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साल 2015 में रोहतक में नेपाली युवती से दरिंदगी के 7 आरोपियों को फांसी की सजा दिलवाने वाले रोहतक के सीनियर एडवोकेट प्रदीप मलिक द्वारा भी कुछ सवाल खड़े किए गए कि मनीषा का शव इतनी जल्दी डिकम्पोज कैसे हुआ, उसने जहर खाने के लिए ऐसी जगह क्यों चुनी जहां उसे कोई भी देख सकता था। अगर जहर खाया तो क्या मौके से कोई शीशी मिली और जहर खरीदने की कोई पर्ची मिली क्या? मैं जैसा शक करता हूँ कि उस लड़की का गला घोट के उसको मारा गया, जिसकी वजह से उसके नेक के नीचे के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डैमेज हो गए, हाइट बोन टूट जाती है और इस तरीके की चीजें होती हैं। वो सारी चीजें हुई जिसको छुपाने के लिए उस पर्टिकुलर पोर्शन को वो कर छुपा दिया। हालांकि हर केस की अपनी एक टाइम लाइन होती है, लेकिन इस केस में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के सामने पुलिस द्वारा काफ़ी समय के बाद रखी गई। जैसे सुसाइड नोट मिलने की बात काफ़ी समय बाद लोगों को पता चली, लेकिन तब तक मामला काफ़ी बढ़ चुका था। हालांकि इस मामले में सीबीआई जांच की मांग मान ली गई है और हरियाणा के सीएम खुद इस केस की रिपोर्ट भी ले रहे हैं। एक बात बोली जाती है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन इसके विपरीत गुरमीत राम रहीम, जिन्हें 2017 में 2 साध्वियों से बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी, 2019 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की शिवाजी हत्या मामले में दोषी ठहराया गया था। उसी राम रहीम को 2020 से अब तक 14 बार फरलो मिल चुकी है। पिछले वर्षों में देखा गया है कि चुनावी समय के आसपास राम रहीम को जेल से बाहर आने की अनुमति मिल जाती है। अक्टूबर 2020 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 40 दिन की पैरोल मिलती है। फरवरी 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले 21 दिन की फरलो। जून 2022 में हरियाणा निकाय चुनाव के समय 1 महीने की पैरोल, तो अक्टूबर 2022 में हरियाणा उपचुनाव के समय 40 दिन की पैरोल मिलती है। यह सवाल खड़े करता है कि क्या राजनीति और धर्म का गठजोड़ एक साधारण व्यक्ति की जिंदगी से खेल रहा है क्या? इससे आगे बढ़ते हैं। पिछले ही महीने इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला को जान से मारने की धमकी मिली, तो इसी महीने हरियाणा के एक बड़े यूट्यूबर एलविश यादव के घर के बाहर भी गोलियां चलाई गई थी। इससे पहले हरियाणा में सरकार के लिए शराब उद्योग से मिलने वाला रिवेन्यू विकास और गरीब कल्याण की नीतियां बनाने में काम आता है, और किसी भी राज्य में शराब के ठेकों की बोली लगाने की होड़ भी लगी रहती है कि वजह बनती है इससे होने वाली कमाई। हरियाणा में लोग शराब के ठेकों के लिए बोली भी नहीं लगा रहे। इसकी वजह भी बनते हैं इस बिजनेस में गैंगस्टर का शामिल होना। प्रदेश के 22 जिलों में से 20 जिले ऐसे रहे जहाँ 5 बार ऑनलाइन नीलामी का विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन शराब के ठेकों की बोली लगाने के लिए कोई आगे नहीं आया। तो हालात ऐसे बने कि नायब सिंह सैनी को खुद शराब कारोबारियों की
मीटिंग लेनी पड़ी और उन्हें सुरक्षा के बारे में भरोसा दिलाया गया। बात सिर्फ भौतिक क्राइम की नहीं बल्कि साइबर क्राइम की भी है। प्रदेश में हर महीने 60 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हो रही है और हरियाणा में मात्र एक साल में ही साइबर ठगी 134% तक बढ़ चुकी है। और हरियाणा का मेवात एक ऐसा जिला है जो साइबर ठगी के मामले में देश का दूसरा जामताड़ा बनता जा रहा है। दरअसल जामताड़ा भारत का वह शहर है जो साइबर ठगी का एक बड़ा गढ़ माना जाता है और हरियाणा में अकेले मेवात से साइबर ठगी के लगभग 300 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन साइबर ठगी से रिकवरी करने के मामले में भी हरियाणा पुलिस पूरे देश में पहले नंबर पर है। साल 2023 में जहां साइबर ठगों से 76 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बचाई गई थी, तो वही साल 2024 में साइबर ठगों से 268 करोड़ रुपए से अधिक की रिकवरी की गई। हरियाणा में बढ़ रहे इन अपराधों के पीछे कारणों की बात करें तो म्यूजिक इंडस्ट्री में चल रहा गन कल्चर, बेरोजगारी और आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की जीवन शैली के प्रति युवाओं का आकर्षित होना और लोगों द्वारा उनको स्वीकारता देना भी एक बड़ा कारण है। एक देश या किसी राज्य में क्राइम राजनीति नहीं बल्कि सुरक्षा का विषय होना चाहिए। इस वीडियो में हमारा उद्देश्य किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना या सरकार की आलोचना करना नहीं बल्कि लोगों को उनकी सुरक्षा के विषय में जागरूक करना है। नमस्कार, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो आने तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्लीज़ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।